हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये दरोगा और बीपीएससी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव को अध शिव का रूप माना गया है से एक मुहर मिला है। उस मुहर पे कौन से जानवर का चित्रण नहीं किया गया था? तो ये क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था कौन? तो पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। और हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में सर दयाराम साहनी ने खोजा था। ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये मुहर का बात कर रहा है, तो मुहर पे बाघ थे। व्याघ्र मतलब होता है बाघ। बाघ भी थे, हाथी भी थे, गैंडा भैंस भी था, हिरन भी था, घोड़ा नहीं था। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है कहाँ से? सुरकोटदा से। तो ये सारे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो अशोक का शिलालेख पहले था कितना? तो अशोक का शिलालेख टोटल हमारा 13 था। बृहद शिलालेख 13 थे। और 13वां शिलालेख में अशोक ने किसका वर्णन किया है? कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक राजगद्दी पर कब बैठेंगे? तो अशोक राजगद्दी पर बैठेंगे 273 बीसी में। लेकिन अशोक का राज्यारोहण कब होगा? 4 साल के बाद। यानी 4 साल तक अशोक अपने गृह युद्ध में उलझे हुए थे। राज्यारोहण के यानी राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद यानी 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अशोक धम्म घोष को छोड़कर भेरी घोष अपना लेता है। भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष अपना लेता है। बौद्ध धर्म में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उपगुप्त। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक किस बौद्ध गुरु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो ये उपगुप्त से प्रभावित हो गए थे और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन इन्हीं के शासनकाल में किया गया था, पाटलिपुत्रा में किया गया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अशोक 8वां शिलालेख में अशोक क्या कहता है कि बौद्ध गया का भ्रमण करता है, और जब ये भ्रमण करता है तो वहाँ रेवेन्यू यानी टैक्स कर लेना बंद कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 13वां शिलालेख। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी? बाल विवाह इतिहास में पढ़ना है, सती प्रथा पढ़ना है, उसके बाद और ढेर सारी प्रथाएं थी इतिहास में। यहाँ बाल विवाह के बारे में बात कर रहा है। तो बाल विवाह की प्रथा स्टार्ट हुई थी गुप्ता डायनेस्टी में। गुप्ता डायनेस्टी का कार्यकाल देखा जाए तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक, ये आपको पता होगा। और कब स्थापना किया गया था इसका? तो 240 एडी में किया गया था। श्री गुप्त थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक या गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम सजाइए। यानी सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। तो अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास अच्छे से प्राचीन इतिहास को देखे होंगे तो सबसे पहले नगर संस्कृति आती है। और पहला ही क्वेश्चन हमें मिला था जिसे हम शहरी सभ्यता कहते हैं या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहले आई थी शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारा हो जाएगा पहला नंबर 4। अगर आप आंसर नहीं जानते तो पहले एलिमिनेट करो। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में 3 है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट क्योंकि यहाँ भी स्टार्टिंग में 3 है। दूसरा आया था क्या? तो शहरी सभ्यता के बाद आया था मगध समय में, यानी आप वैदिक काल आप समझ सकते हो कि वैदिक काल में खोजा गया लोहा जिसे लौह युग कहा गया। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा 3। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तो तीसरे नंबर पे आएगा चांदी के सिक्के। और उसके बाद हिंदू यूनानी जब भारत में आए थे तो सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इस बेसिस पे आंसर हमारा हो जाने वाला है डी। नेक्स्ट, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? अच्छा क्वेश्चन है। बाबर के बारे में सब जानते होंगे कि भारत में बाबर सबसे पहले भारत में बाबर कब आया है? पता है?
सबसे पहले अगर भारत में बाबर का बात करें तो बाबर पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ता है ना, लेकिन भारत में बाबर 1518-19 में सबसे पहले आता है और पंजाब के मार्ग से बाबर आता है। और इस समय जब आता है तो ये भेरा को जीतता है। उसके बाद किसको जीतता है? बाजौर को जीतता है। इसके बाद बाबर फिर से आता है 1520 ईस्वी में। इसके बाद बाबर फिर से आता है 1526 में, और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी और प्लस बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का वो अंतिम शासक है और एकमात्र शासक है जो रणभूमि में मारा गया। और बाबर ने पानीपत के युद्ध में इस्तेमाल किया था तोपों का। उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा इसके तोपची थे। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तुर्क आक्रमणकारी कौन था ये बताइए। तो भारत में सबसे पहले मुस्लिम आएगा कब? 712 में। कौन आएगा? तो मोहम्मद बिन कासिम, आप सुने होंगे इसका नाम। और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, ये भी बात आपको पता होगा। लेकिन जजिया कर में इस जगह पे ब्राह्मणों को दूर रखा गया था। इसके बाद आते हैं मोहम्मद गजनबी, 1000 AD में आते हैं मोहम्मद गजनबी और राजा जयसी को पराजित करेगा। राजा जयसी 2 बार पराजित होता है। मजबूर होकर राजा जयसी आत्मदाह कर लेता है, आग में जल जाता है। तो सबसे पहले जो तुर्क था वो कौन था? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी से आप ये भी बात सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि मोहम्मद गजनबी ने सबसे पहले 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये बात आपको याद रखना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनबी ने कब लूटा था या किसने लूटा था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था 1914 से लेके 1918 तक। ये कार्यकाल था प्रथम विश्व युद्ध का। तत्कालिक कारण क्या था? तो सर्बिया के जो राजा थे आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेट, तो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेट और उनकी पत्नी साथ में कहाँ चले गए थे? तो ये चले गए थे ऑस्ट्रिया और इनकी हत्या कर दी गई थी यहाँ। अब इस कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही UN राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसी समय ILO का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 25 यानी यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में बात की जा रही है। अब हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन मिलेगा। फंडामेंटल राइट का अगर भाग देखें तो कितने भाग में है? तो भाग में हमारा भाग 3 है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। भाग 3 में अनुच्छेद कितने से कितने आते हैं? तो भाग 3 में अनुच्छेद जो आएंगे वो 12 से 35 आएंगे। और फंडामेंटल राइट हमारे पास कितना है? तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट 7 थे, वर्तमान में फंडामेंटल राइट 6 है। 7वां फंडामेंटल राइट कौन था हमारा मौलिक अधिकार? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल कितना में था? तो आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी बची? 6। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 संबंधित है किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। ये बातें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण आपूर्ति कितनी चाहिए? यानी संयुक्त तो बैठक की बात कर रहा है, ज्वाइंट सेशन की बात की जा रही है। तो ज्वाइंट सेशन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, ज्वाइंट सेशन को कौन बुला सकता है? तो ज्वाइंट सेशन को राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 108। ज्वाइंट सेशन को आहूत कौन करता है? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। आर्टिकल 118। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गण आपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो गण आपूर्ति होनी चाहिए 1/10। अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? तो अभी तक मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। लोकसभा में वर्तमान सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या 552 थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 व्यक्ति राष्ट्रपति चुनकर लोकसभा में भेजते थे, इसे निरस्त कर दिया गया। तो अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी? 550। चुनाव कितना पर होता है? तो चुनाव जो होता है वो 545 पर ही होता है। वर्तमान में चुनाव कितना पर हुआ है?
543 पर हुआ है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में कौन कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सीटें आती है, तो दिल्ली और पुडुचेरी। ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? तो देश का सर्वोच्च पद है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति का पद है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र होता है। आर्टिकल का बात करें तो आर्टिकल 124 के बारे में बात करता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में स्थित है, एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 33 + 1 यानी टोटल कितना है? 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अंकित किया जाए ताकि 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन पुट करके बना दो। तो 20% का छूट देंगे, अगर 10-30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130 रुपया होगा। अब इसमें 20% छूट दे देंगे यानी 26 रुपया छूट दे देंगे। और अगर 26 रुपया अगर घटा देंगे इसमें, अगर हम 26 रुपये इसमें घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 104। तो 4% का लाभ हो रहा है। अगर हम 40 लेते हैं तो 40, इसमें 20% माइनस करेंगे यानी 28, तो यहाँ मेरा 12% का लाभ हो रहा है, 112 हो गया। अगर हम 50 मान लेंगे, तीसरा ऑप्शन, 20% का छूट यानी 30 का छूट यानी 120। लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ हमारा हो रहा है 20% का। तो ऑप्शन क्या जाएगा मेरा? ऑप्शन जाएगा मेरा सी, यानी कि अगर हम 50% बढ़ाकर किसी वस्तु का दाम रखें और उसके बाद अगर 20% का छूट दे दे तो हमें प्रॉफिट कितनी होगी? 20% की। नेक्स्ट, एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है, तो ये इनलेट पाइप है। और दूसरा क्या है? 6 घंटे में खाली करता है, तो ये आउटलेट पाइप है। ये भरने वाला और ये खाली करने वाला है। तो एफिशिएंसी रेशियो बदल जाएगा, 2:1 में हो जाएगा, यानी 2 भर रहा है और 1 खाली कर रहा है। और कितना हो जाएगा एलसीएम दोनों का? 6 और 3 का, तो 6 हो जाएगा एलसीएम। दोनों को एक साथ चलाएं तो टंकी कितने दिन में भरेगी? अगर दोनों को एक साथ चलाएंगे तो 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1, यानी 1 घंटा में 1 काम हो रहा है। सीधे x को 1 से माइनस भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 6 घंटा, यानी 6 घंटा में हमारा काम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। नैनीताल के बारे में बोल रहा है उत्तराखंड में, तो बोल रहा है मुन्नार कहाँ है? तो आप ऑप्शन से आंसर लगाओ पहले कि आप इसका आंसर क्या लगाते हो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो देख लो, नैनीताल एक हिल स्टेशन है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उसी तरीके से मुन्नार भी एक, मन्नार नहीं, मन्नार की खाड़ी की बात नहीं कर रहा है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है ना, ये मुन्नार की बात कर रहा है। और मुन्नार एक हिल स्टेशन है और ये कहाँ है? तो ये है केरला में, केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 30 समरूपता के आधार पर मैच करना है। मोमबत्ती, मोम, तो कागज का आंसर क्या होगा? अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर हमें कमेंट में करना। और मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा सही कर पाता है। ठीक है, तो ये आंसर कमेंट में आप हमें करना जरूर। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है। तो भारत में नमक पानी सांभर, पंचप्रदा, चिलिका या डिंडवाना। तो अगर सांभर बात करें तो सांभर राजस्थान के क्षेत्र में है। चिल्का का बात किया जाए तो चिल्का उड़ीसा में है। अब चिल्का होगा कि सांभर होगा? बिल्कुल सही, चिल्का होगा। सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। ये लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं? तो लैगून झील उसे कहते हैं जो कहाँ स्थित हो? तो समुद्र के इस झील में समुद्र का पानी आता जाता रहता हो, इस क्षेत्र को कहते हैं लैगून झील। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है जो एक लैगून झील है। जबकि सांभर झील अगर देखोगे, अगर भारत का मैप कभी बनाए होगे तो यहाँ पे हमारा राजस्थान का क्षेत्र है और यहीं पे हमारा सांभर झील है। ये भूमि अवरुद्ध झील है सांभर झील, ये राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, चिल्का झील। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है?
तो धुआंधार जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस नदी? माही, चंबल, तापी और नर्मदा। माही के बारे में आप एक फैक्ट जान लो कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अरावली पहाड़ से निकलती है। चंबल के बारे में जान लो कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से, और ये जाकर यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना में मिल जाती है। तापी नदी के बारे में याद रख लो कि सतपुड़ा का मैकाल पर्वत जहाँ से तापी नदी निकलती है, और तापी नदी के पश्चिम से ही सह्याद्री का क्षेत्र स्टार्ट होता है, पश्चिमी घाट। तापी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक के पठार से 3 नदियाँ निकलती है। एक नदी निकलती है नर्मदा जो इधर प्रवाहित होती है, एक नदी निकलती है सोन जो ऊपर प्रवाहित होती है, एक नदी निकलती है महानंदा जो उड़ीसा में है। महानंदा नहीं, महानदी बोल सकते हो इसे, जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और ये हमारा है नर्मदा। और नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जबलपुर के क्षेत्र में। नेक्स्ट, सतलज तथा काली नदी के मध्य के हिमालय को क्या कहते हैं? तो अगर हिमालय का क्षेत्र आप देखो तो हिमालय का विस्तार कुछ इस तरीके से है। ये हमारा एक पहाड़ और एक हमारा ये पर्वत, ये हमारा है नंगा पर्वत। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेके नामचा भरवा तक फैला हुआ है, ये बात याद रखिएगा। हिमालय ये बृहद हिमालय का क्षेत्र है। सर सिडनी बुराड ने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा था। एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र और एक ये क्षेत्र। अब ये हिमालय कौन कौन सा भाग आता है? तो बात करें इस क्षेत्र का, तो ये नदी हमारी जो है ये हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के नीचे है ये वाली सतलज नदी। सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में सिपकेला दर्रा से होकर प्रवेश करती है, और ये क्षेत्र कहलाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय का क्षेत्र या पंजाब हिमालय का क्षेत्र भी आप इसे बोल सकते हैं। ये क्षेत्र हमारा सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय, और काली से लेके तीस्ता नदी के बीच में जो क्षेत्र आता है इसे कहते हैं असम हिमालय। और असम हिमालय सबसे बड़ा क्षेत्र है, असम नहीं नेपाल होगा, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा क्षेत्र है। और तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं असम हिमालय। तो सबसे बड़ा हिमालय का क्षेत्र नेपाल हिमालय है, 820 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद असम का आता है, उसके बाद कुमाऊं का, और उसके बाद पंजाब हिमालय का। अब क्वेश्चन क्या था? सतलज से काली, सतलज ये और काली ये, इसके बीच के क्षेत्र को कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। कहाँ है? ये है कुमाऊं हिमालय। जबकि पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डॉट एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में इनमें से कौन सा तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? अब हमारा साइंस का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन जो है, आप राइजोबियम नाम का सहजीवाणु जानते होंगे, जो लिग्यूमिनियस प्लांट की जड़ों में रहता है, उसके नोड में यानी गांठ में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी मृदा इसे डायरेक्ट रूप में ग्रहण नहीं कर सकती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है राइजोबियम नाम का जीवाणु, या हम सिंपली दलहनी पौधे लगा देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता दीजिए कि किस फसल की खेती के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो फसल कौन सा होने वाला है? तो वो फसल होता है धान। नेक्स्ट, आँख और उसके रोग से संबंधित चिकित्सा की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, एप्थॉल्मोलॉजी। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्थॉल्मोलॉजी कहते हैं। आँख का रोग कौन कौन सा है? तो कंजक्टिवाइटिस है, कलर ब्लाइंडनेस है, आँख में प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किससे ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा ये बात। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल का, यानी 3 अक्षर को 4 अक्षर का चश्मा पहनाएंगे, और उत्तल को दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो ये दूर दृष्टि दोष 2 शब्द का 3 शब्द का चश्मा पहनाएंगे, और 3 शब्द वाले को
4 शब्द का चश्मा पहनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कीड़ा चला गया था जी नाक में। नेक्स्ट, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे की बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देख सकते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये घटना कैसे हो जाती है कि हम बगल वाले कमरे का आवाज़ सुनते हैं लेकिन देखते नहीं? इसका कारण क्या है? कौन सी घटना है? प्रवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विवर्तन। कहा जाता है कि जब साउंड किसी भी क्षेत्र से टकराती है तो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, जिसके कारण विवर्तनीय घटना उत्पन्न होती है और दूर बैठा व्यक्ति उस आवाज़ को आसानी से सुन लेता है। नेक्स्ट, 1 नैनो सेकेंड में होता है, कितना होता है? तो आपको पता होगा मैक्रो होता है क्या? मैक्रो, मिनी, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ बात कर रहा है क्या? नैनो ना, तो नैनो सेकेंड हो जाएगा कितना? 10⁻⁹ सेकेंड। नेक्स्ट, मानव रुधिर रक्त का पीएच मान। पीएच मान की खोज किसने किया था? तो पीएच मान की खोज सोरेनसन ने किया था। 0 से 14 के बीच में होता है, बीच में न्यूट्रल होता है 7, इधर होता है एसिडिक नेचर का और इधर होता है बेस नेचर का। 7 से कम होते हैं एसिडिक और 7 से ज़्यादा होते हैं बेस। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि रुधिर क्या है, एसिड है कि बेस है। अगर जो एसिड बोल रहे हैं वो गलत है, बेस है। तो बेस है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है कौन सा? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन हाइड्राइड या सिलिकॉन कार्बाइड? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 1800 के आसपास में, 1805 ईस्वी के आसपास में इसकी खोज की गई थी और कृत्रिम हीरा का नाम दिया गया था इसे। इसका नाम क्या होगा? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था? प्लासी का युद्ध पहले किसके किसके बीच हुआ है? तो प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, और अंग्रेज की तरफ से कौन थे? अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। 1757 में हुआ है। इसमें ये बेचारा हार जाता है। और क्यों हार जाता है? तो इसका कारण होता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र इसका सेनापति होता है और मीर जाफ़र इसे धोखा दे देता है और ये जाकर अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। और मीर जाफ़र का पुत्र होता है मीरन। मीरन ये सिराजुद्दौला युद्ध हारने के बाद चला जाता है दौलताबाद, भाग जाता है। लेकिन मीरन क्या करता है? मीरन के इशारे पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मुहम्मद बेग। ये नाम होता है आदमी का। तो मीर जाफ़र का पुत्र मीरन के इशारे पर मुहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। तो एक तो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, जो क्या कर रहा था? सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध लड़ा था। एक शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, जो बक्सर के युद्ध लड़ेगा। और अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल का नवाब बनाए जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मीर जाफ़र। चूँकि मीर जाफ़र योग्य नहीं थे, इसलिए फिर से इसे गद्दी पर से उतार दिया जाता है और इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी दे दिया जाता है। नेक्स्ट, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? सिंपली याद रखना, इसके समय में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, जिसे उदंतपुर के नाम से जाना जाता था। और बख्तियार खिलजी वो पहला मुस्लिम शासक था जो बिहार पे अपना अधिकार स्थापित किया था और उसकी राजधानी, उसकी मृत्यु भी यहीं पे हुई थी, इमादपुर के क्षेत्र में। बख्तियार खिलजी वो व्यक्ति था जो 1198 ईस्वी में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, स्कोर आपका क्या है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।